पहले हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे सरफेस करंट की। जिसको हम लिखते हैं के बी वेक्टर, ठीक है। तो कंसीडर ए स्लैब एंड हमने इस स्लैब को मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज कर दिया। सो दिस इज अ मैग्नेटाइज्ड स्लैब। इसकी थिकनेस जो है स्मॉल टी है, ठीक है। स्मॉल टी इसकी क्या है, थिकनेस। व्हेन वी पुट दिस स्लैब इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल्स, दे विल ओरिएंट themselves in some direction in presence of field। अब हम इस स्लैब में कंसीडर कर लेते हैं कि छोटे छोटे लूप्स हैं, each of area A। And one more thing, I am considering here the uniform magnetization। हम consider tiny loops और हर लूप में I करंट फ्लो कर रहा है। अब यूनिफॉर्म है तो करंट क्या होगा, सेम होगा। सब लूप्स में I करंट फ्लो कर रहा है। पूरी स्लैब को हम छोटे छोटे लूप्स में डिवाइड कर देते हैं, ईच ऑफ एरिया स्मॉल ए, ठीक है। अब अगर इस पे राइट हैंड रूल लगाएं, करंट अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो जो मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M वेक्टर है, इट विल बी परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ दिस बोर्ड से कैपिटल M की ये डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द दिस बोर्ड। इस ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड रूल से दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ M, कैपिटल M। हर लूप को अगर हम देखें सेम करंट है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। तो इंटरनली इन दिस स्लैब जो भी करंट होंगे एडजेसेंट लूप्स के, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जैसे इस करंट के ऑपोजिट ये वाला है, इसके ऑपोजिट एडजेसेंट करंट ये है, तो इक्वल और ऑपोजिट है तो दे इज स्मॉल करंट इन ईच लूप, दे विल कैंसल। तो पूरी लूप जो स्लैब के इंटरनल करंट है वो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, जीरो। बट जो एज पे होगा, यहाँ पे एज पे जो स्मॉल टाइनी करंट्स हैं लूप्स का, वो कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि उसके एडजेसेंट बाहर कुछ नहीं है। तो जो एज पे जो करंट रहेगा वो इफेक्टिव करंट रह जाएगा, नेट करंट। सो पूरे अगर स्लैब को देखें, इंटरनली करंट जीरो हो रहा है, अपोजिट जो लूप्स हैं उनका एडजेसेंट लूप्स का एक का इधर जा रहा है, दूसरे का उसके ऑपोजिट आ रहा है, तो इंटरनली नेट करंट क्या है, जीरो। द पूरे द होल थिंग इज दैट द नेट इफेक्टिव करंट इज अक्रॉस द बाउंड्री, अक्रॉस दिस रिबन। अगर मैं ये स्लैब की आउटर साइड ले लूं रिबन, तो नेट करंट जो है इज अलोंग दिस रिबन, तो इफेक्टिव करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ दिस स्लैब, दैट इज I करंट। नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस करंट। And magnetic dipole moment, you know, it can be written in terms of magnetization। कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इनटू द वॉल्यूम। और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। तो वॉल्यूम कितना होगा, हर ए टी है तो एरिया ए इंटू टी। सो दिस इज इक्वेशन 1। ये तो हो गया इस फॉर्मूले से। ऑल्सो वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आपको पता है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंपेयर दिस। सो मैग्नेटाइजेशन A इंटू टी इज इक्वल टू I इंटू ए, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो I किसके इक्वल आ गया, M इंटू टी। अब सरफेस करंट डेंसिटी की डेफिनेशन से, व्हाट इज सरफेस करंट डेंसिटी, इट इज करंट पर यूनिट लेंथ which is perpendicular to the flow। Okay, so surface current density Kb is di over dl perpendicular। dl perpendicular is the length, so it is I over t। it is Kb by definition surface current density, it is given as the current per unit length perpendicular to the flow। अब तो थर्ड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, I की जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू टी। तो हमारे पास क्या आ गया, तो सरफेस करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस करंट इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और वेक्टर नोटेशन में लिखना हो, इट विल बी इक्वल टू m क्रॉस m, n कैप। n कैप अगेन इट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। यहाँ पे इस डायरेक्शन में एन कैप यहाँ परपेंडिकुलर होगा, इधर का एन कैप इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये आ गया के बी वेक्टर। सरफेस करंट डेंसिटी
इन वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड में ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के बराबर है, और इन वेक्टर फॉर्म इट इज इक्वल टू m क्रॉस n, वेयर n कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, m वेक्टर इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, kb यू नो इट इज बाउंड सरफेस करंट। टॉप पे m वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, n कैप भी परपेंडिकुलर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। सिमिलरली ऑन द बॉटम ऑफ दिस स्लैब m क्रॉस n एंगल 0 है तो 0, तो टॉप और बॉटम पे जो kb की वैल्यू होगी इट इज 0। बाउंड का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स दे आर अटैच्ड टू द एटम, फ्री नहीं है। अगर फ्री होता तो वो फ्री करंट होता तो एक ही जो चार्ज था वो सर्कुलेट करता, लेकिन इस केस में क्या है सिंगल चार्ज पूरा ट्रिप नहीं ले रहा, सिंगल चार्ज नहीं मूव कर रहा, द होल स्लैब इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉल स्मॉल टाइनी लूप, हर लूप में छोटा छोटा करंट फ्लो कर रहा है आई। सो दिस करंट आई इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, इट इज इफेक्टिव चार्ज सॉरी इफेक्टिव करंट ऑफ स्मॉल टाइनी लूप्स, और ये जो टाइनी लूप्स की वजह से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट एन इट कंस्टिट्यूट द सरफेस करंट। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सरफेस बाउंड करंट केबी। तो जैसे मैंने स्लैब में छोटे छोटे लूप्स लिए थे, वैसे ही सपोज ये उसी स्लैब के दो ब्लॉक है, हम थ्री वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो थ्री डायमेंशनल लेना पड़ेगा। दिस इज जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, दीज आर टू ब्लॉक्स ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। पहले हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन में मैंने बोल दिया कि एडजेसेंट लूप्स का करंट था वो कैंसिल कर रहा है, तो नेट इंटरनली जो करंट है वो 0 है। बट इफ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन होगी तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि एडजेसेंट लूप्स में करंट कैंसिल कर रहा है, क्योंकि उस केस में आई जो है हर लूप में जो इस ऑपोजिट डायरेक्शन तो हो सकती है लेकिन वो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, तो वो नेट कुछ ना कुछ हमारे पास इफेक्टिव करंट बचेगा। तो अब मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर भी कुछ ना कुछ करंट है, तो इस केस में हमारे पास आएगी वॉल्यूम करंट डेंसिटी। पहले जो करंट था सारे का सारा सरफेस पे आ रहा था सिर्फ बाउंड्री पे, क्योंकि वॉल्यूम में 0 हो रहा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन थी। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है तो अंदर भी कुछ ना कुछ करंट है, वो भी बाउंड करंट है। बाउंड करंट क्यों है वो आपको पता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अटैच्ड टू पर्टिकुलर एटम, दे आर नॉट फ्री, इट इज नॉट फ्री करंट। तो बाउंड करंट कुछ ना कुछ वॉल्यूम में है, तो उससे हमारी प्रोड्यूस होगी वॉल्यूम बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी JB। नाउ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, तो current of loop will not cancel the adjacent one, so there will be some effective current that will constitute volume current density. Now we will evaluate the volume current density. To evaluate the volume current density, suppose we have two blocks and I is, let us suppose I1 is current flowing through this block, first block, and I2 is current flowing through this second block. Since there is non-uniform magnetization, so I1, I2 will be different. Say I2 is greater than I1. मैंने ऐसे assume कर लिया कि ये I2 ज्यादा है I1 से, ठीक है। तो if this is the direction of current, तो यहाँ से आप right hand rule लगा के मैग्नेटाइजेशन वेक्टर will be along z direction, इसका भी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर z डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा। नाउ I2 इज ग्रेटर देन I1, I1 इस अगर इस साइड देखें I1 ऐसे जा रहा है, इस ब्लॉक का I2 ऐसे आएगा, I2 अगर I1 से ग्रेटर है तो नेट करंट किस डायरेक्शन में होगा, इधर I1 जा रहा है ऐसे, इधर से ऐसे I2 आ रहा है, ऐसे I2 ज्यादा है तो नेट करंट विल बी अलोंग I1 I2 डायरेक्शन, तो इस Ix होगा नेट करंट x डायरेक्शन में, और I2 माइनस I1। अगर इसकी पोजीशन से ये y एक्सिस है, इसकी y पोजीशन है, इसकी ये dy डिस्टेंस पे सपोज इसकी y प्लस dy है, सो mz विल बी फंक्शन ऑफ y पर मोमेंट लिखेंगे, फर्स्ट ब्लॉक के लिए लिखेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए स्मॉल m, फर्स्ट ब्लॉक के लिए mz इक्वल टू कैपिटल mz1, यहाँ से स्मॉल m का क्या फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल M से इनटू वॉल्यूम dV। अब इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे, ये लेंथ अगर dz है, ये dx है, ये dy है, ये छोटा सा जो क्यूब एज्यूम किया है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, mz1 इज फंक्शन ऑफ y इनटू
dx, dy, dz. This is the volume of block. Volume into magnetization vector is the magnetic dipole moment. This is equation 1. Okay. Also you know magnetic dipole moment का एक और फॉर्मूला हमें पता है. It is equal to current into area. And current is I1. फर्स्ट ब्लॉक में कितना करंट फ्लो ले रहे हैं? I1 ले रहे हैं. एरिया कितना होगा? x into dy. ये वाला एरिया लेंगे, ये dx है, ये dy है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, dx इंटू dy. I1 is current flowing. So क्या आ गया? mz1 dx dy dz. It is equal to I1 dx dy. तो ये कैंसिल हो गया. हमारे पास I1 क्या रह गया? I1 is equal to mz1 which is function of y into dz. ये बच गया. ये आ गई इक्वेशन 3. ये तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए आ गया. I1 mz1 y function of y into dz. Now we will write the magnetic dipole moment for block 2. Magnetization vector mz1 mz2 which is function of y plus dy into volume dx dy dz. दोनों ब्लॉक्स का वॉल्यूम सेम ले लिया. Similarly mz2 it is also equal to current I2 into area dx dy. तो say this is 4 5. तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं. दोनों mz2 है. We have mz2 function of y plus dy into dz is equal to I2. इन दोनों को कंपेयर किया तो ये आ गया. Now we have I1 and I2. I1 क्या आया था? mz1 y into dz. ये I1 आ गया, I2 आ गया. This was equation 3. अगर 6 minus 3 कर दें, that is I2 minus I1, which is net current. Which is net current along x direction. So it say it is Ix. तो Ix कितना आएगा? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे. mz y plus dy minus mz function of y into dz. ये आ गया नेट करंट. दो ब्लॉक लिए थे, I1 I2 करंट था, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है, तो जो नेट करंट आ गया इट इज अलोंग, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग आ गया. तो ये चीज आ गई. इसको डी देखो, ये mz दिस माइनस दिस, तो जो डिफरेंस है उसको लिख सकते हैं डी mz इंटू dz. ये आ गया Ix. नाउ वी कैन राइट इट एज Ix इज इक्वल टू करली mz ओवर करली y इंटू dy. अगर हम अब इस चीज को इधर डिवीजन में ले जाएं, बाय dz करली mz बाय करली y, ये आ गया Ix ओवर dy dz. नाउ व्हाट इज dy dz? dy dz, अब करंट इज अलोंग x डायरेक्शन. नेट करंट आपको पता है x डायरेक्शन में है, तो उसका परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसका एरिया कितना होगा? dy dz. सो दिस इज करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो. बाय डेफिनेशन करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो, व्हाट इज इट? इट इज JB x component. It is volume current density which come out to be curly mz by curly y. तो JB का x कंपोनेंट आ गया curly mz by curly y. हमने जब करंट ऐसे लिया था. सिमिलरली अगर हम करंट ऐसे लें इस डायरेक्शन में, और आई कैन ड्रॉ इट अगेन, ये आपको याद रखना है. JB का x कंपोनेंट आ गया curly mz over curly y, going like this. इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड रूल से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इट विल बी अलोंग y एक्सिस, इट विल बी my which will be function of z. सिमिलरली नेक्स्ट में my z प्लस dz. तो उस केस में जो नेट करंट होगा अगर इस स्लैब में देखें, दैट विल बी अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन. ये I1 है, दिस इज I2. मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इसका my होगा
विच विल बी फंक्शन ऑफ जेड, और ये अगर डी डिस्टेंस पे है आपस में तो ये जो होगा एम वाई फंक्शन ऑफ जेड प्लस डी जेड। सिमिलरली अभी भी I1 I2 अगर I1 से ग्रेटर है तो नेट करंट विल बी I2 माइनस I1 एंड इट विल बी अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन माइनस Ix। सो नेगेटिव Ix कितना होगा नेट, सिमिलरली वी कैन फाइंड एंड it will be equal to curly m y over curly z into d y dz, and we will have Ix over dy dz is equal to minus curly my over curly z। तो यहाँ से this is again j component along negative x, it is minus curly my over curly z। तो यहाँ से JB का x कंपोनेंट हमारे पास करंट डेंसिटी का लॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन ये आया नेगेटिव, तो नेट कितना आया ये भी, नेट करंट डेंसिटी इट इज करली m z over curly y minus curly my over curly z। Similarly you can find y component of JB, curly z component of current density it is curly m y over curly x minus curly m x over curly y। From these three equations x कंपोनेंट ये है, y ये है, z ये है, तीनों इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि JB वेक्टर इट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ m। m इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर which is arising, why this volume current arise, it arise because of non uniform magnetization of the material। बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन जो एडजेसेंट करंट थे उनकी कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं हुई, इन बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कैंसिलेशन देयर रिमेन सम करंट, और उसी करंट से हमारे जो मटेरियल के अंदर भी कुछ बाउंड करंट हो गया, और उस बाउंड करंट की डेंसिटी है JB डेल क्रॉस m। तो हमारे पास दो करंट डेंसिटीज आ गई, बाउंड करंट सरफेस बाउंड करंट डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी। KB surface bound current density which is equal to m vector cross n cap, and volume bound current density JB which is equal to curl of magnetization vector। So this was the interpretation of bound current, surface as well as volume, and the total vector potential that can be produced from the sum of these surface bound current density and volume bound current density।